तो राजस्थान और तेलंगाना में आज पोलिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी, 2.5 घंटे पोलिंग के गुजर चुके हैं। देकर वो जा चुके, भागीदारी वो खड़े हैं यहाँ, वो गएंगे, हम साथ साथ ही रहते हैं। वोट दे दिए और साथ ही आप जाएंगे। वोट उन्होंने पहले दे दिया, अलग बात है, लेकिन हम वोट देने बरसों से साथ साथ आ रहे हैं। अर्जुन जी, लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा रहा है बखूबी तौर से। बीकानेर में देखा जा रहा है, कतारें लगी हुई है बूथ के ऊपर। कई जगह हालांकि ईवीएम खराबी की बात सामने आई है, परंतु कहीं न कहीं इस पर्व को मनाने के लिए लोगों में उत्साह है। क्या दिमाग में रहता है इस लोकतंत्र? तो ये बातचीत हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि लोगों में, जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, वहां के रियासती मिनिस्टर से भी वो बात कर रहे थे, लोगों में एक जोश व खरोश है। खवातीन भी बड़ी तादाद में आज अपने घरों से निकली हैं वोट करने के लिए। चाहे राजस्थान की बात कर लें या तेलंगाना की बात कर लें, दोनों जगहों पे जब से वक्त शुरू हुआ है, तेलंगाना में सुबह 7 बजे से, राजस्थान में सुबह 8 बजे से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जुमे का दिन है, ऐसे में जुमे से पहले बहुत, और असदुद्दीन अवैसी साहब वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट वोट करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हैदराबाद से हम दिखा रहे हैं, जहां पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। जरूरी जो कार्रवाई है उसे अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद वो अपना वोट डालेंगे। एमआईएम 2013 में, 2014 में 7 सीट जीत कर आई थी। 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार खड़े हुए थे और इस बार भी 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े हैं। हालांकि याकूतपुरा और चार मीनार की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से बदल दिए गए हैं। और इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी अपना वोट डालने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और इस वक्त असदुद्दीन अवैसी अपना वोट डाल रहे हैं। एमआईएम सरबराह हैदराबाद से एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी अपना वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि एमआईएम और टीआरएस का इत्तेहाद है। एमआईएम ने सिर्फ 119 में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और असदुद्दीन अवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाल दिया है। यह सीधी तस्वीरें हैदराबाद से अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू पर सबसे पहली तस्वीर, एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी वोट करने के लिए पहुंचे हैं और अब वो शायद मीडिया से भी बात करेंगे। पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार 7 सीटों पर जीत कर आए थे और इस बार वो 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार फिर से खड़े किए हैं। टीआरएस जो पिछली बार इख्तिदार में थी उसके साथ उनका टाई अप है, उनका इत्तेहाद है और इस बार भी 8 सीटों पर एमआईएम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। असदुद्दीन अवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाल दिया है। आपको बताते चलें कि 2013 में 7 सीटों पर एमआईएम जीत कर आई थी और इस बार 2014 की हम बात कर रहे हैं और इस बार भी 8 सीटों पर एमआईएम इंतखाबात लड़ रही है। 119 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर ही इंतखाबात लड़ रही, क्योंकि टीआरएस के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 8 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। और मीडिया से जैसी बात करेंगे हम, पूरी बातचीत असदुद्दीन अवैसी साहब की सुनाएंगे। वो वोट करने के लिए उन्होंने अपना वोट डाल दिया और अब मीडिया से रूबरू है। Sir, yes, sir. Okay. Well, I'm pretty much confident, and I hope that more people will come out in large numbers and exercise the right to vote. Because the more number of people in higher percentage they come out and vote, that would be a very strong signal for our democracy. And this is the only time wherein people of Telangana or people of India will get a golden opportunity to exercise their choice of which candidate should they favor or which party, and I hope that they will come out and exercise their choice. So we see a new political coalition coming up against you. How far that will be a challenge for you? Well, you see, life is full of challenges. Life is not a bed of roses. It's not a walk in a garden, and I have always faced challenges.
and this time also around we have faced these challenges, and I'm sure that inshallah with the support of people of Hyderabad, we will overcome all these political challenges. सर अभी आपने अपना वोट डाला है, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप अपनी उम्मीदवार की जीत को लेकर? नहीं, मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हर उस जगह से हमको कामयाबी मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद की आवाम निकल कर, तेलंगाना की आवाम अपने घर से निकल कर थोड़ी तकलीफ़ उठाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको छुट्टी इसलिए दी गई कि आप वोट डालें, और ना कि आप घर में बैठकर टीवी देखें या फिर किसी और घर पे चले जाएं। तो बेहतर यह है कि आप अपने घर से निकलिए, 40-45 मिनट लगेंगे आपको, और अपने वोट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की, अपने इस वतन की जमहूरियत को मजबूत करिए, और आपको हिंदुस्तान का संविधान, आइन एक मौका देता है 4.5 साल में एक मरतबा या 5 साल में कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को वोट दें। अगर आप घर में बैठकर फिर बाद में शिकायत करेंगे तो वो शिकायत ठीक नहीं होगी। अभी आपको मौका है, प्लीज़ निकलिए, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, और निकल कर भरपूर अपने पूरे एक वोट का इस्तेमाल करिए। असद साहब, आज जुमे का दिन है, जुमे का दिन वैसे भी काफ़ी व्यस्त रहता है, लोगों को नमाज पढ़ने जाना होता है, बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा असर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं। मैं भी तो, मेरे लिए भी तो जुमा है, मैं आया हूँ, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो जुमा सबके लिए है, जुमा भी है, अमावस भी है, तो उससे क्या करना है, वोट डालना है, निकल के वोट डालिए बस। सर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि एक जो यहाँ पर महाकौटुमी बना है वो आपके हमेशा निशाने पर आता है। कितना बड़ा चुनौती आप उस गठबंधन को मानते हैं? देखिए, ज़िंदगी का नाम खुद एक चुनौती है, तो ज़िंदगी मेरी मुख्तसर सी सियासी ज़िंदगी में मुझे ऐसे कई चुनौतियों से, ऐसे चैलेंजेस से मुकाबला करना पड़ा, और मेरे साथ मेरा रब है, मेरे हैदराबाद की आवाम है, और मुझे पूरा यकीन है कि हर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। ज़िंदगी में अगर जब तक ज़िंदा रहूँगा तो हर इंसान को कुछ ना कुछ चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ये तो जमहूरियत है, तो जमहूरियत में तो होगा। पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन दिस इलेक्शन व्हाट लेट्स सेट अ लिटिल benchmark was very low, especially the kind of remarks were passed against you and you personally against your brother also. Would you like to comment on that this is what not good? Well, you see, whoever has made such statements, I don't need to comment or express my feelings or displeasure. I am sure the people of Hyderabad, who are proud people, very brave people of this city, and they will give a reply. So there is one confusion regarding your voter booths, which Election Commission shows you as your earlier one, but you're voting here. Can you clarify on that, sir? No, I got my name registered in Rajendra Nagar Assembly constituency. तो एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी मीडिया से बात कर रहे थे। अपना वोट डालने के बाद वो पुरुम्मीद नजर आए। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की बात भी की गई, क्या आपको कि उसका कुछ जो है इम्पैक्ट होगा? देखिए, हैदराबाद की आवाम अपने शहर से बहुत मोहब्बत करती है, और मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। थैंक यू। तो एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाला, और उसके बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर पुरुम्मीद हैं। पार्टी के जो कैंडिडेट्स, उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी जीत को लेकर वो पुरुम्मीद हैं, और उन्होंने इस मौके पर लोगों से अपील भी की कि बड़ी तादाद में घरों से निकल कर आएं, वोट करें और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हों। लेकिन इसके साथ ही हैदराबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है, जो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 20 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर अब तक पोलिंग शुरू नहीं हो पाई है। ईवीएम में खराबी बताई जा रही है। हैदराबाद के 20 पोलिंग बूथ पर अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई है, जबकि तकरीबन 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईवीएम्स के खराब होने की खबर मिल रही है। पोलिंग बूथ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम। पोलिंग मराकिज के करीबी इलाकों में दफा 144 नाफिज है। हैदराबाद में पोलिंग मराकिज पर मरकजी दस्ते भी तैनात किए गए हैं। लेकिन अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 20 पोलिंग बूथ ऐसे हैं हैदराबाद में जहां पर अब तक पोलिंग शुरू नहीं हुई है।
पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन जो खबर आ रही है कि 20 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हैं, जिसे लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है। हालांकि इंतजामिया उसे सही करने की कोशिश कर रही है। और चलिए सीधे राजस्थान का जयपुर का रुख करेंगे। झालोड़ से इस वक्त हमारे साथ रवि, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ सूरत हाल बीकानेर की इस वक्त है? बीकानेर में तस्वीर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अबू, बीकानेर में आज लोकतंत्र का पर्व पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है और सुबह से ही मतदाता अपने घरों से निकलकर बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं। और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूंगा एक किस्मी देसर, जो कि बीकानेर की सीमावर्ती एक गांव है, जहां पर किस तरह से वोटर जो हैं सुबह से ही कतारों में खड़े हुए हैं और अपने मत का इस्तेमाल जो है वो यहाँ करना चाह रहे हैं। और इन कतारों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी है, जिनका पैतृक गाँव है ये, और इस पैतृक बूथ पर वो पहुंचे हैं। मंत्री जी, आप भी अपने आज यहां पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र का पर्व हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से मेरा एक ही संदेश है कि वोटिंग प्रोसेस में, मतदान में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। जी, आज के दिन कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से आपको पूरा देश इस वक्त देख पा रहा है। क्या लगता है आपको, हमारे मुद्दे जो हैं वो कहीं न कहीं जेहन में होते हैं और हमें इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, मुद्दों के माध्यम से ही हम विकास और सुशासन के माध्यम से ही चुनाव मैदान में थे, और आज भी हमारा यही मुद्दा है कि हम विकास और सुशासन जो ज्यादा करेगा, जनता उसी को लाइक ज्यादा करेगी। आपकी पार्टी ने एक टारगेट भी तय किया था, प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे और दूसरे लोग भी यहाँ पर आए थे, तब आप क्या कहना चाह रहे थे उस समुचे? हम सरकार में आ रहे हैं जी, आप वो आगे आइए। अब इसके बाद देता हूँ, इसके बाद ये हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो इस वक्त कतार में खड़े हैं और पिछले आधे घंटे से ये यहाँ पर मतदान जो है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही है, आप देख सकते हैं इस बूथ के ऊपर सुबह से ही मतदान के प्रति जो जागरूकता है वो कहीं न कहीं देखी जा रही है अबू। और बीकानेर में इस बार कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और इसी के चलते आज देखा जा सकता है कि मतदान बूथों पर लोग घरों से निकलकर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। न केवल वो यहाँ पर निर्णय कर रहे हैं, बल्कि एक निर्णायक की भूमिका में आज हमारे रवि, अगर बीकानेर में इश्यूज की हम बात करें, क्या कुछ इश्यूज यहाँ के लोगों के हैं और किन इश्यूज को अपने माइंड में रखकर, जहन में रखकर लोग आज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अबू, अगर बात करें बीकानेर की, बीकानेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और 2013 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। इस बार भी यहाँ पर कमोवेश दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और यहाँ पर बड़े बड़े तमाम दोनों पार्टियों के दिग्गज हैं वो समूचे जिले में आए, उन्होंने मतदाताओं की तरफ रुख किया, यहाँ पर अपने अपने बातें उन्होंने की, मुद्दे रखे। प्रधानमंत्री मोदी भी बीकानेर संभाग में आए, तो साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पर आए, योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे। तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहां पर पिछले कई दिनों से मतदाताओं को रिझाने के प्रयास किए, अपनी अपनी बातें उनसे कही और अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे। बिल्कुल रवि, इस बार राजस्थान में बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 लाख युवा वोटर जो पहली बार वोट कर रहे हैं, अगर इस तरह के कुछ युवा वोटर आपके आसपास हों तो उनसे बात कीजिए, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, पहली बार पोलिंग बूथ पर आने में उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, इन चुनावों में युवाओं की अपनी महती भूमिका होती है और युवा जो है वो कहीं। और गहलोत को सुन लेते हैं जी। बोलो सर, आज जब वोट आपने किया दिमाग में क्या था, क्योंकि ये लोग मानकर चल रहे हैं कि भारी बहुमत से चुनाव कांग्रेस जीते, ये मेरे मन में था और भारी बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। अमित शाह जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए, और जो वसुंधरा जी ने जो इस प्रकार से लापरवाही से शासन किया भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी, उसको जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि पूरी स्कीमें बंद कर दी, हमारी रिफाइनरी बंद कर दी, ब्रॉडगेज बंद कर दिया आदिवासियों के अंदर, करौली और टोंक जुड़ने थे रेलवे से, उसको बंद कर दिया, और फैक्ट्री आनी थी भीलवाड़ा के अंदर, उसको बंद कर दिया।
मेट्रो आनी थी, जयपुर में उसको बंद कर दिया। बांध बनना था खुद के इलाकों में, पर क्योंकि पिछली गवर्नमेंट को श्रेय नहीं मिले, डिले कर दिया। ये राजनीति नकारात्मक होती है जो उन्होंने करी है। 5 साल वो किसी भी सेक्रेट हाउस में नहीं रुकी, जो कि जनता में मिले कहाँ मिले, क्योंकि परमानेंट एड्रेस होते हैं मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के, सेक्रेट हाउस होते हैं। 5 सालों वो एक बार भी नहीं रुकी है। उससे क्या हुआ कि लोगों में आक्रोश हो गया कि ना जनसुनवाई हुई जयपुर में और ना जिलों में कभी गई भी है भूल से, तब भी वहाँ सेक्रेट रुकी नहीं। राजा महाराजाओं के जो महल थे पुराने, होटलें बन गई, वहाँ रुकी, या 5 सितारा होटलों में रुकी है। इतना भारी गुस्सा है कि मोदी जी भी आ गए, अमित शाह जी भी आ गए। मुद्दा बनवाना चाहिए था विकास का, विकास तो भूल गए, क्यों विकास कुछ किया नहीं, तो उपलब्धि क्या है इनकी। तो बजाय कभी वो हनुमान जी की जाति को लेके आ गए, कभी मंदिर को लेके आ गए, कभी बुलंदशहर की घटना हो गई। इस प्रकार की राजनीति करी। या राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हो आप लोग। अरे आप में दम है तो बताओ, आपने 5 साल में उपलब्धि की क्या है, जो वादे किए उनका क्या वादों का हुआ, कोई जवाब इनके पास नहीं है। रिफाइनरी का नुकसान होगा गहलोत जी, रिफाइनरी में जो जहाँ तक बात की जाए, भारी नुकसान होगा। गहलोत जी, आपने बहुत सारी रैलीज जो है अभी तक एड्रेस की है। कोई नंबर्स को लेके आपने अनुमान लगाया कि कितने नंबर्स कांग्रेस पार्टी के होंगे? बीजेपी 50 के नीचे सिमट जाएगी, 50 के आसपास रह सकती है, उसके नीचे समझ सकती है, मेरा मानना है। गहलोत जी, सभी के मन में एक सवाल है, कैंडिडेट्स जो हैं अभी तक कांग्रेस ने अनाउंस नहीं ये किए। पॉलिसी को आपको लगता नहीं है बदलना चाहिए? आजादी के बाद में आज तक कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया कांग्रेस राजस्थान। लेकिन आपको लगता है इस पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि सुनिए, जी, रामेश्वर नंबर एक, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो किसान का नंबर बेटा 1, बनेगा। नंबर 2, बीजेपी वालों पूछो, आपके 70 दिन से लड़ाई चली, आपके अमित शाह जी ने अध्यक्ष घोषित कर दिया राजस्थान में बीजेपी का, वसुंधरा जी ने उसको माना नहीं। 70 दिन तक कैबिनेट जाके वहाँ बैठ गई, सीएम खुद जाके बैठ गई, और नया चेहरा आ गया वहाँ पर, तीसरा ही कोई आ गया। लड़ाई उनके अंदर है, वो लड़ाई कांग्रेस बताना चाहती बार बार, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी को पूछे, अमित शाह जी को, कि आपने हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र में और यूपी में कोई चेहरा घोषित किया था क्या? कोई उनका जवाब नहीं है। वो खाली चेहरे की बात करते, राजस्थान में बात करते हैं, वहाँ क्यों नहीं बात करी उन्होंने? इसलिए ये इनके डबल स्टैंडर्ड है, इनकी कथनी में करनी में अंतर है, इनकी नीति व नीयत साफ नहीं है। खूब झूठे वादे कर लिए पिछले चुनाव में, ना ब्लैक मनी आई, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना 2019 का ये सभी 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इन चुनाव में राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने जा रही है, मिजोरम, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद में फिर आपका चुनाव आएगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। आपको लगता है हर गलती कीमत मांगती है इस बार भी? क्या हर गलती कीमत मांगती है? आपने कहा हर गलती कीमत मांगती है, जो गलती करेगा वो भुगतेगा। ये तो मैं कहता ही हूँ आपको, वसुंधरा को भुगतना निश्चित है, और आगे चुनाव भुगतेंगे, मोदी जी खुद भुगतेंगे, देखना आप। गहलोत जी, अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? श्रीमान जी, मैं कितनी बार जवाब दूं आपको? एक बार और दे दीजिए। मैं ही कह रहा हूँ आपको, मेरे लिए और तमाम नेताओं के लिए एक ही बात दिमाग होनी चाहिए। अभी हम 44 पे आ गए थे पिछली बार लोकसभा के अंदर, जो सबसे कम संख्या है आज़ादी के बाद की। यहाँ हम 21 पे आ गए थे। इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, 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 ठीक है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, क्या हाईकमान जिसकी जो जिम्मेदारी दे, चाहे कोई नेता हो, जिससे कांग्रेस के खिलाफ ऊपर बढ़े, कांग्रेस झंडा बुलंद हो, दिल्ली के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी। कांग्रेस को जो पुरानी जो उनकी परंपरा है, नीति है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है देश के लिए, वो हम लागू कर सकें, वो सपना दे के हम चल रहे हैं। इसलिए हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं कोई पद प्राप्त करना, हमारे लिए प्रायोरिटी है कांग्रेस का झंडा बुलंद। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआती 2 घंटों में तेलंगाना में कितनी पोलिंग हुई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ है। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों पर लगातार पोलिंग चल रही है। तकरीबन 3 घंटे होने वाले। जुमला 1821 उम्मीदवार मैदान में है। तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 9.37% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। यानी शुरुआती 2 घंटों में 9.37% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है।
और चलिए, राजस्थान की सियासत को लेकर वहां के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत मीडिया से बात कर रहे थे। पर उम्मीद वो नजर आए और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने एक तरह से पेशेंगोई भी कर दी कि इन राज्यों के नतीजे क्या होंगे, 2019 में क्या कुछ होगा। लेकिन इस वक्त राजस्थान के झालावाड़ और बीकानेर में क्या कुछ चल रहा है, हमारे नुमाइंदे रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से और सौरभ हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि भाई जो युवा वोटर्स हैं, क्या उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई? कितना उत्साह है नौजवान वोटर्स में जो पहली बार पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं? और सौरभ भी हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हुए हैं। सौरभ, झालावाड़ की अगर बात करें तो यहां की तस्वीर कैसी नजर आ रही है? बड़ी वीआईपी सीट है झालावाड़। देखिए, आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये गढ़ है और मुख्यमंत्री यहाँ पर अलग अलग बूथों पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और मुख्यमंत्री का ये गढ़ है और यहाँ से 5 बार वे सांसद रह चुकी हैं और 4 बार विधायक रह चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस बार मानवेंद्र सिंह को उतारा है, जो पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं, और इस कारण से ये सीट जो है वो काफ़ी चर्चाओं में आ चुकी है और हर किसी की नज़र इस सीट पर बनी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि उनका गढ़ है, इस लिहाज से पूरे राजस्थान में वो प्रचार में जुटी रही। लेकिन आखिरी जब प्रचार खत्म हुआ, प्रचार का शोर जब खत्म हुआ, तब वो झालावाड़ पहुंची और आज कुछ देर पहले उन्होंने मतदान किया है। और मतदान के बाद अब वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में निकली है अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए। क्या कुछ किस प्रकार से मतदान हो रहा उसकी जानकारी ले रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि 30 साल पुराना मुख्यमंत्री का यहाँ का रिश्ता है, इस लिहाज से मुख्यमंत्री यहाँ पर हर व्यक्ति को बाय नेम जानती है और उनका क्रेज भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में मतदाता जो पहुँचे हुए हैं, उनसे मुख्यमंत्री यहाँ पर मुखातिब हो रही है। और ये कुछ तस्वीरें ये भी हैं कि यहाँ पर रास्ते में आप को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को चूंकि यहाँ प्रसाद वो साथ में लेकर आई, तो एक प्रसाद भी देने का काम मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर मतदाताओं को किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो झालावाड़ की है। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर से लगती हुई ये क्षेत्र है। लेकिन 1989 से मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार जीतती आ रही है और बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, झालावाड़ वसुंधरा राजे का ये पूरा इलाका है। लेकिन अगर झालावाड़ में हम इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत वीआईपी हल्का माना जाता है, एरिया माना जाता है, यहाँ पर इश्यूज क्या हैं? क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ नाम जुड़ जाने के बाद क्या यहाँ पर अभी भी जो पुराने इश्यूज हैं, 2013 में जो इश्यूज थे, क्या वो अभी भी इश्यूज हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। और इन 30 सालों की बात करें तो यहाँ पर विकास बहुत पीछे था। और लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से लगातार चुने जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि यहाँ की तस्वीर जो है वो बदली है, यकीनन बदली है। यहाँ की सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर काम जो है वो हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो अभी भी यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की बात जो है वो लगातार उठाती जा रही है। और जिस प्रकार से मानवेंद्र सिंह को यहाँ से उतारा गया है, तो उससे एक तरह से कांग्रेस जो है पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल, यानी मुकाबला सौरभ यहाँ पर बहुत दिलचस्प है। और एक तरह से दोनों पार्टियों ने अपने जो दिग्गज चेहरे हैं उन्हें एक तरह से मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अवाम किसे चुनेंगे, किसमें अवाम की दिलचस्पी होगी, फैसला किसके हक में करेंगे, एक तरह से 11 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर हम जुड़ेंगे और यहाँ के चुनाव पर बात करेंगे। और पहले से ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अल नासिर जकरिया साहब हैं कांग्रेस के, रविशंकर साहब हैं सीनियर सहाफी, और इसके अलावा आशीष मिश्रा हमारे साथ लगातार
जुड़े हुए हैं। और हैदराबाद की एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, जहां पर एक बुजुर्ग, एक ज़ईफ जो है वोट करने के लिए अपने घर वालों के सहारे से वोट करने के लिए पहुंची हैं। खातून है मेरे ख्याल से, वो वोट करने के लिए पहुंची हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोशो खरोश है कि भाई जो बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ हैं, वो सहारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज के दिन की अहमियत पता है। जमहूरियत का ये जो जश्न है, इसकी अहमियत हमारे बुजुर्गों को पता है। जब भी वो बीमारी की हालत में, ज़ईफी की हालत में कैसे भी पकड़कर सहारे से वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं कि कैसे भी वो अपना वोट करें और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हों।